नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। नरेंद्र मोदी कभी भी देश छोड़कर भाग सकते हैं, इस बात के संकेत आने लगे हैं। और अब वर्तमान समय में कम से कम उनके साथ उनके अपने भी नहीं खड़े हैं, जिनको उन्होंने पाला पोसा, जिनके लिए देश को लूटा लुटवाया, देश को लूट करके जिनकी जेबें भरी, जिनका घर भरा, जिनके खाते भरे, कोई भी अब नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा नहीं है। ना ही आरएसएस, ना ही भारतीय जनता पार्टी और ना ही उनके अपने करीबी होने का दावा करने वाले लोग। कुछ लोग अभी भी नरेंद्र मोदी के साथ हैं, लेकिन अंदर अंदर वो भी साथ छोड़ चुके हैं, जैसे अमित शाह या गुजरात लॉबी से जुड़े हुए लोग, या उनकी लल्लू चप्पू करके अपना पद बनाए रखने में कामयाब लोग जैसे राजनाथ सिंह, या फिर और ऐसे बहुत से नाम हैं। वो लोग भी नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ चुके हैं। देश का माहौल इतना गर्म हो रहा है और इस कदर बिगड़ता जा रहा है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा देश इस तरह हो चुका है कि नरेंद्र मोदी की कोई चाल, कोई जुमला, कोई शगुफा, कोई षड्यंत्र काम नहीं आ रहा है। चाणक्य पहले ही सरेंडर करके भाग चुका है, संसद छोड़ करके। खुद तो संसद से भाग ही चुके हैं, आपको पता ही है मेरे दोस्त। अब यहां सवाल यह है कि ऐसी भगदड़ में लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और बचाने लगते हैं। रही बात नरेंद्र मोदी, जो एक मिथक बन चुके थे, जो दूसरों को डराते थे, डराकर अपने बस में रखते थे। सिंह इंस्टीट्यूशन को हुआ, लोकतंत्र को हुआ, नेताओं को हुआ, अब यूं कह सकते हैं कि लोकतंत्र के चार पाए यानी मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सबको नरेंद्र मोदी डरा करके अपने लिए अपने सामने चुप रहने का जो ट्रेंड कायम रखा, जो ट्रेंड बनाया, वो आज नरेंद्र मोदी के लिए ही घातक बन गया है। लोग चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। और सबने अपने अपने तरीके से अपने अपने आप को बचाने की कोशिश में लग चुके हैं। मेरे दोस्त, अच्छी खासी, कहने का मतलब अगर यूं कहें, अगर एक एक नाम से आपको आपके सामने रखें, जैसे चंद्रचूड़ आज जेन जेड और जेन अल्फा के सामने के पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि न्यायपालिका के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में चंद्रचूड़ ने जितना लोकतंत्र का नुकसान किया, उससे ज्यादा किसी ने नहीं किया। मैं समझता हूं ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग के मुखिया, जो चोरी के बल पे नरेंद्र मोदी को उनकी अपनी कुर्सी पर बनाए रखने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनसे ज्यादा नुकसान चंद्रचूड़ ने पहुंचाया था। लेकिन चंद्रचूड़ अब जेन जेड की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये बदलाव नहीं है, ये बगावत भी नहीं है। ये अब पाला बदलना चाहते हैं, अब अपनी भाषा बदलना चाहते हैं। लेकिन ये देश का बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हैं। देश का, मैं नहीं समझता कि चंद्रचूड़ जैसे लोगों को माफ भी करना चाहिए। पूरे देश को यह समझने की जरूरत है। अगला नाम है रामदेव का। मेरे दोस्त, रामदेव पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें वो सारे वृत्तांत आपके सामने रखूंगा जो इस समय हो रहा है, और जैसे रामदेव अब सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के कब, कैसे, कहां, कौन सी बात हुई, क्या तय हुआ था, और सब कुछ तय के अनुसार, तयशुदा बातों के अनुसार ही आगे बातें हो रही हैं। रामदेव, मैंने पहले भी कहा है कि पतंजलि नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है 100%। अडानी में उनका 80% लगा है, लेकिन पतंजलि नरेंद्र मोदी की 100% बेनामी संपत्ति है। ऐसे बहुत से हैं, अब उनका नाम आप जानते हैं, बाद में गिनाऊंगा कभी और, वीडियो लंबा होगा। तो रामदेव, बात अभी रामदेव की। अब रामदेव आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। ये रामदेव नहीं कह रहे हैं,
यह तय था 2013-14 से पहले। मैं जब उस पर वीडियो बनाऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा जानकर, यह तय था जो आगे होगा। रामदेव आंदोलन करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस देश के, अब एक और उदाहरण, जैसे जितने घातक भारत के लोकतंत्र के लिए अरविंद केजरीवाल हैं, इसमें किसी को आश्चर्य होने की जरूरत नहीं। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो समझते हैं, वो समझ जाएंगे। तो जितने घातक लोकतंत्र के लिए अरविंद केजरीवाल हैं, ऐसा नहीं कहता कि आप पार्टी में सब ऐसे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो निष्ठा से कार्य करते हैं, खैर उसकी बात बाद में। तो लोकतंत्र के जितने घातक अरविंद केजरीवाल हैं, उनसे कई गुना ज्यादा घातक रामदेव हैं। और रामदेव का रोल अब यहां से शुरू होता है। नरेंद्र मोदी जब नेपथ्य में जाएंगे, जब भागेंगे, उसके बाद रामदेव का रोल शुरू होगा। मेरे दोस्त, कई बदलाव आए हैं योजनाओं में। पहले क्या 2013-14 से पहले क्या योजनाएं थी इन लोगों की, उनमें क्या क्या बदलाव आया है, बहुत से। उनमें से एक ये भी है। पहले आरएसएस का प्लान था कि, और मोदी उसी पर काम कर रहे थे, कि 400 सीटें हासिल करके संविधान में ऐसे बदलाव करें जिससे कि नरेंद्र मोदी आजीवन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहें। अमेरिकन सिस्टम या चाइनीज सिस्टम को या फिर रशियन सिस्टम को लागू किया जाए, लोकतंत्र को लागू किया जाए, उसे अगर आप लोकतंत्र मानते हैं और कहते हैं तो। पहले दो पार्टी का प्लान आरएसएस का था, जिसके लिए उन्होंने आप पार्टी को खड़ा किया आरएसएस ने। वो प्लान फेल हो गया। बाद में कालांतर में उन्होंने मोदी और मिल करके कि किसी भी तरह से इतना बहुमत हासिल कर लिया जाए संसद में, चाहे खरीद के, चाहे डरा के, चाहे जैसे भी, कि संविधान में ऐसे बदलाव कर दिए जाएं कि जिससे नरेंद्र मोदी आजीवन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहें और सारी सत्ता उनके हाथ में रहे। अब आरएसएस भी पीछे हट गया। यह बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि जेन जेड और जेन अल्फा, ये जो जनरेशन है और ये जो आंदोलन हुए हैं, या जो जैसे राहुल गांधी आगे बढ़ करके छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सब डरी हुई है, और जिसका दूरगामी परिणाम यह है कि जेन जेड आंदोलन सड़क पे उतरा है, जेन अल्फा सड़क पे उतर रहा है। मेरे दोस्त, इसके कारण उन्होंने इस प्लान में बदलाव किया। अब आरएसएस अपने आप को बचाने में लग गई है कि कहीं उस पर भी, मतलब यह निश्चित है कि सरकार बदली तो अगर आरएसएस का रुख यही रहा तो आने वाली सरकार, राहुल गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में जो सरकार बनेगी, वो सबसे पहला काम यही करेगी, पूरे भारत में आरएसएस को बैन करना। और इसी कोशिश में अब आरएसएस लग चुका है कि कैसे वो अपने आप को बचाए रख सकें, और वो तभी बचाए रख सकते हैं जब नरेंद्र मोदी से दूरी बनाएं। वही हाल भाजपा का है। भाजपा और भाजपा के लोग, भाजपा के नेता, बहुत लोगों के संपर्क में मैं रहता हूं, मैं जानता हूं, कोई अब नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं है। और सबको यह पता चल चुका है कि राजनीति में नरेंद्र मोदी का आखिरी समय चल रहा है। कुछ दिनों की बात है, महीनों की, कुछ दिनों की बात है। तो वो लोग भी अब पाला बदलने लगे हैं, अपने लिए जमीन तैयार करने लगे हैं, चाहे योगी के नेतृत्व में हो, चाहे किसी और तरह से। तो रामदेव का यह पूर्ववत प्लान है, जो वो कह रहे हैं कि वो आंदोलन करेंगे। इस बारे में एक लंबा, मतलब एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें ये सारे खुलासे मैं करूंगा। क्या प्लान थे, कब थे, कहां थे, कैसे थे, और आगे क्या होगा। मैंने कहा रामदेव पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिस तरह से चंद्रचूड़ जैसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जैसे सूर्यकांत जी हैं, सीजेआई हैं। आपको पता है न्याय आदेश में कई प्रक्रिया होती है, कम से कम 2 विधा तो होती ही है। जब कोई जज कोई आदेश पारित करता है, न्याय देता है, तो उसमें एक फैक्ट टू फैक्ट होता है, ठीक है, जो है उसके अनुसार फैसला दे देना, और दूसरा विवेकाधिकार। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संभालने के लिए ना चंद्रचूड़ ने, ना सूर्यकांत ने, किसी ने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके फैसले नहीं दिए, और फैक्ट टू फैक्ट फैसले से भी आगे बढ़कर दिए गए, जो नरेंद्र मोदी के हित और पक्ष में गए, सरकार के हित में और पक्ष में गए, आम जनता के हित में नहीं हुए। खैर, यह अलग बात है।
तो इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोग बस अपने आप को आगे की दुनिया में, आगे के जनरेशन में, आगे की सरकारों में एडजस्ट करने के लिए अपनी भाषाएं बदल रहे हैं। कोई जेनजेड के साथ खड़ा हो जा रहा है, कोई अल्फा के साथ, कोई उनके पक्ष में बोल रहा है। ये सारी बातें हैं। मेरे दोस्त, अभी अभी सोशल मीडिया से जानकारी जो मिली कि 8,452 करोड़ मोदी फंड में रखा हुआ है। वो उसे प्रधानमंत्री केयर फंड कहते हैं, लेकिन वो तो मोदी फंड है। जब किसी को नहीं बताएंगे कहां से आया, नहीं बताएंगे, ऐसा लोग कहते हैं कि उसमें रखा हुआ है। लेकिन किसने देखा और पैसे रखा कहां है? उस पैसे के बदले किसी दूसरे वेव से, तरीके से अडानी के पास पहुंचाया जा चुका होगा, यह मेरा मानना है। और अगर है भी तो नरेंद्र मोदी जब देश छोड़ेंगे उस समय उनको काम आएगा। इसीलिए वो किसी के बारे में बता नहीं रहे, कहीं खर्च नहीं कर रहे हैं, कहीं दबा के बैठे हैं। वैसे भी नरेंद्र मोदी को पैसे की कमी नहीं है। रामदेव से जो कहलवाया 400 लाख करोड़, अगर 400 लाख करोड़ नहीं भी रहा होगा, 200 लाख करोड़ भी रहा होगा, तो 100 लाख करोड़ तो नरेंद्र मोदी को मिले। और वो 100 लाख करोड़ वही हैं जो इस समय दिखाई दे रहे हैं। चीन तक से भी नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड में पैसा लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा लिया। दूसरी विदेशी कंपनियां, दूसरे ऐसे लोग जो देश के लिए हानिकारक हैं, उनसे नरेंद्र मोदी ने पैसा लिया। बाकी देश के उद्योगपतियों को डरा करके, धमका करके इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी वसूली फ्रॉड लॉ के कानून के जरिए लोगों से वसूली की और उस धन की उगाही करके भी अडानी तक पहुंचाया। अब अगर आप एक बात मानिए, जैसे किसी को चंदा दो धंधा लो में चंदा तो ले लिया, और यह पैटर्न मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैं खुद भी कहीं इनको देख चुका हूं। पैटर्न क्या है? अगर किसी चंदा दो धंधा लो लेने की बात आएगी तो जो चंदा लेते हैं उसके 3 भाग होते हैं। एक आरएसएस के डायरेक्शन में कहीं जाता है, दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी फंड में आता है, तीसरा कैश के रूप में अडानी तक पहुंचाया जाता है। जो वसूली हमको आपको दिखती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी के खाते में आया, उतना ही पैसा आरएसएस के खातों में अंडरग्राउंड तरीके से गया और अडानी के पास भेजा गया। मतलब किसी भी उद्योगपति का गला जब ये दबाते थे तो उससे 3 भागों में पैसा लेते थे। एक अपने पार्टी फंड में, दूसरा आरएसएस के फंड में, और तीसरा अडानी के लिए कैश में। यह इनका ट्रैक है वसूली का था, जिसके जरिए इन्होंने देश लूटा और अपार दौलत हासिल की। अभी जो सामने है, मतलब जो विदेशों में अभी ये बात सामने आती है कि वहां पैसा बढ़ गया, जितना पहले बैक मनी थी उसका 1.5 गुना यानी 50% और हो गया। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी और उनके लोगों द्वारा ही ले जाकर जाए, आरएसएस नरेंद्र मोदी द्वारा ले जाकर के जमा किया हुआ पैसा है, ब्लैक मनी। अगर मान लीजिए 100 लोगों के पास रहा होगा विदेशों में, अपने देश का चुरा कर ले गए और वहां जमा कर लिए, तो उन 100 लोगों से 50% बंटवा करके इस समय 100 लाख करोड़ से भी अधिक के मालिक बन चुके हैं नरेंद्र मोदी और उनका गिरोह कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं, अडानी ग्रुप कह सकते हैं, जो भी कह लीजिए। तो पैसे की वैसे कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर देश छोड़कर जाएंगे तो कहीं भी जाएंगे और उनके पास बहुत अपार पैसे वहां भी रहेंगे। मेरे दोस्त, इन्होंने राम को भी लूटा, राम के नाम पर नहीं। अब देखिए, जो लोग राम मंदिर गए और श्रद्धा से वहां चढ़ाए, वो तो राम को ही दिए ना, वो इनको तो नहीं दिए। राम को दिए तो वो राम का हो गया। लेकिन इन्होंने भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा। सनातनियों के सर्वोपरि भगवान श्री राम को भी इन्होंने लूट लिया, और लूट करके वही पैटर्न अडानी के पास गया, अडानी जैसे लोगों के पास गया अंडरग्राउंड तरीके से, और विदेशों तक पहुंचा पैसे, आरएसएस के खातों में गया। उनके अपने जो बेनामी दुनिया भर के चलते हैं ट्रस्ट, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फंड में जितना भी आता है उसका 90% बीजेपी और आरएसएस और उनके लोगों में ही बंट जाता है, बांट लेते हैं, ले लेते हैं।
तो कहने का मतलब राम को भी नहीं लूटा, राम को भी नहीं छोड़ा, राम को भी लूट लिया। ऐसे हैं नरेंद्र मोदी। ऐसे में जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ा वो पापी तो हैं, लेकिन कोई गलत नहीं किया नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ करके, और ना ही उनको अच्छा समझ लेना कभी कि ये लोग अच्छे हैं। रही बात शिक्षा की, शिक्षा में यह बात भी 2014 से पहले इनफैक्ट नरेंद्र मोदी के सामने भी रखी गई थी, नरेंद्र मोदी ने स्वीकारा भी था। खैर, नरेंद्र मोदी ने तो बहुत कुछ, और जो भी कहा वो तो नहीं किया, वो छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी ने धोखा के अलावा किसी को, छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक, या उनका पता नहीं, अडानी अंबानी को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी ने किसी को छोड़ा हो ठगने से। तो हम जैसे लोग क्या है। फिलहाल शिक्षा व्यवस्था एक कलम से, एक सिग्नेचर से ठीक हो सकता है। कोई आंदोलन की जरूरत नहीं है, कोई स्कूल के लिए हमें मांग करने की जरूरत नहीं है, हमें कहने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा कानून संसद में इन्हें लाने के लिए मजबूर कर दिया जाए और उसे संसद से पास करवा लिया जाए, छोटा सा कानून। ये जो आंदोलन चल रहे हैं, इस सारे आंदोलनों का कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव परिणाम नहीं निकलेगा। सरकार बदलेगी, सरकार जो आएगी वो कैसा काम करेगी शिक्षा पर, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर काम सिर्फ शिक्षा को ही सुधारना है और देश को 100% शिक्षित बनाना है, उन्नति की ओर ले जाना है, विश्वगुरु बनाना है, तो एकमात्र छोटा सा कानून। भारत में सरकार से कोई भी, चाहे जिस पदों पर हो, प्रधानमंत्री से लेकर संतरी से लेकर जंतरी से लेकर चपरासी से लेकर कोई भी, जो सरकारी अनुदान जिसे मिल रहा है सैलरी के रूप में या चाहे किसी और माध्यम से, जो भी सरकार से पैसे ले रहा है भारत में, चाहे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर पूरी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, या फिर अगर मीडिया में भी कुछ, जैसे अपनी टीवी है, डीडी है, जो भी है, तो जो भी सरकारी तंत्र से लाभ प्राप्त करता है, जिसकी आजीविका चल रही है, और उसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं, वो भी सैलरी लेते हैं, सुख सुविधाएं लेते हैं, सब के सब। भारत में किसी का बच्चा जो सरकार से लाभान्वित हो रहा है सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा, विदेश भी नहीं जा सकेगा किसी खास पढ़ाई के लिए, किसी खास अनुरोध पर, किसी खास समय में, भले ही परमिशन दी जा सके किसी को, वरना कोई भी देश छोड़कर बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करेगा। नेता हो, मंत्री हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, सेना डिपार्टमेंट हो, कोई भी, बस एक कानून, वो भारत के शिक्षा संस्थान में ही, सरकारी शिक्षा संस्थान में ही पढ़ेगा। नंबर 1। इसके साथ क्लास, भारत के जितने भी शिक्षा संस्थान हैं प्राइवेट, वो सब के सब सरकारी कर दिए जाए, उसका अधिग्रहण कर लिया जाए और सरकार खुद चलाए, और शिक्षा को 100% डाउन टू टॉप मुफ्त आम आदमी को दे। कोई भी दूसरा लाभ नहीं चाहिए देश को, कोई भी अनुदान, कोई भी छूट, कोई भी खाते में 100 रुपया, कोई भी खाते में 1000 रुपया, यह सारा ड्रामा बंद, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा। किसी भी नेता, मंत्री, पुलिस अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, जो भी, उनका बेटा विदेश जाकर नहीं पढ़ेगा और यहीं की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ेगा और शिक्षा फ्री रहेगी। मेरे दोस्त, 6 महीने से लेकर साल भर में शिक्षा में क्रांति आ जाएगी, और मैं समझता हूं चाहे जेन जेड हो, चाहे जेन अल्फा हो, सबको इसलिए आंदोलन करना चाहिए, मात्र इसी कानून को लाने के लिए। और दूसरी सरकार, दूसरे अगर सामने आ रहे हैं, जैसे कांग्रेस, राहुल गांधी, हम उम्मीद करते हैं वो छात्रों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें उनसे वादा लिया जाए कि जब आप सत्ता में आओगे तो यह कानून लाओगे। आप सोच के देखिए,
आपके बगल का विधायक है, उसका बेटा विदेश जाता है, संतरी मंत्री है, उसका बेटा विदेश जाता है, पढ़ता है, उनको कोई जरूरत नहीं है इन संस्थानों को ठीक करने की। वो तो बेचेंगे ही, प्राइवेट करेंगे ही, लूटेंगे ही। लेकिन अगर उनका बेटा अगर वहां पढ़ने के लिए मजबूर होगा तो अपने आप आमूलचूल परिवर्तन वो खुद ही कर डालेंगे। रोज किसी शिक्षण संस्थान में जाके बैठे रहेंगे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये सही करो, वो सही करो। हमको आपको किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबको मुफ्त शिक्षा मिलेगी इस देश में अगर इन चोरों के बच्चों को ब्लॉक कर दिया जाए कि वो भारतीय सरकारी शिक्षा में ही शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। और तभी मान लीजिए अगर कोई कहता नहीं मेरा बेटा तो विदेश जाके पढ़ेगा, तो नौकरी से इस्तीफा दे दो, प्राइवेट में काम करो, प्राइवेट में पैसा कमाओ और अपने बेटे को विदेश पढ़ाओ। सरकार से लाभ लेने वाले हर आदमी को इस कानून के अंदर ला दिया जाए। शिक्षा अपने आप कुछ दिनों में बदल जाएगी, कोई जरूरत नहीं है, सोच कर देखिए। और ये बात नरेंद्र मोदी को मालूम है, यह बात नरेंद्र मोदी के सामने भी रखी गई थी। खैर नरेंद्र मोदी ने तो कुछ भी कहा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसमें यह भी है वो आदमी करने के लिए, वो तो आदमी लूटने के लिए आया था। लूट लिया, भर लिया जितनी झोली भरना था, लूट करके जहां जिसको देना था, जहां भेजना था भेज दिया, खोखला कर दिया देश को। मेरे दोस्त, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के मुंह से अगर एक शब्द निकलता है उसको लपकने के लिए पूरा देश तैयार बैठा है। आपने सुना लाल किले से अपनी ओछी हरकतों के जरिए उन्होंने दिमागी नक्सल एक शब्द दे दिया। देखिए दिमागी नक्सल के नाम से आंदोलन अब सामने आएगा, पार्टी बन गई, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया। नरेंद्र मोदी आउट करने के लिए जो बॉल डालते हैं सामने वाला उस पर छक्का मार देता है। यह है नरेंद्र मोदी के बुरे दिन की शुरुआत। आखिरी वक्त चल रहा है, आखिरी टाइम राजनीति का। इसके बाद ना तो राजनीति में और ना तो देश में उनके लिए जगह बचेगी। उन्हें भी मालूम है कि वो सत्ता से हटने के बाद तो इस देश में नहीं रह सकते। रही बात नरेंद्र मोदी, ये लोग राष्ट्रवाद पर बहुत से बयान देते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, दूसरों पर उंगली उठाते हैं। किसी ने राष्ट्रगान चल रहा था तो खड़े नहीं हुए, किसी ने इन सब, मैं नहीं समझता कि इन बातों का कोई अर्थ है। अगर इतना प्रतिबंधित, मतलब इस तरह का कोई व्यवहार आदमी ना करे, मान लीजिए कोई राष्ट्रगान नहीं गा रहा है तो वो राष्ट्रवादी नहीं है, उसके अंदर राष्ट्रवाद नहीं है। रही बात राष्ट्रगान गाने की, तो राष्ट्रगान वैसे भी आपको पता है कि ये अंग्रेजों के अंग्रेजी शासन में एक जॉर्ज पंचम, शायद जॉर्ज पंचम के स्वागत गान के रूप में गाया गया था। जनगण मन अधिनायक जय हे। कौन था अधिनायक? जॉर्ज पंचम। पूरे गीत में यही है, उनकी जय की जा रही है और इसे हम राष्ट्रगान के रूप में गाते हैं। ठीक है, मेरा उसमें कोई एतराज नहीं, मैं उसे गलत भी नहीं कहता, मैं उसे सही भी नहीं कहता, कोई मतलब ही नहीं। इस बात पे बहस ही बेकार है। अब नरेंद्र मोदी को ले लीजिए। नरेंद्र मोदी ने खुद कहा मेरे खून में, व्यापार मेरे खून में है, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। उनके खून में राष्ट्रवाद नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, वो चाह कर भी नहीं ला सकते। और इसके उनके पूर्वजों के, उनके लोगों के, उनके डीएनए के लोगों के प्रमाण आपके सामने बहुत है। नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते, चाहे तो भी। अब चाहे जितना चाहे वंदे मातरम गा लें, चाहे जितना चाहे जनगण मन गा लें, कोई मतलब नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रह गया। नहीं, राष्ट्रवाद नहीं है तो नहीं है, नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी होते तो इतने दिनों में जो जो फैसले लिए हैं, एक भी कोई बताए कि ये राष्ट्रहित में फैसले हैं, ये फैसले का असर राष्ट्रहित में होगा, कोई नहीं बता सकता। नरेंद्र मोदी खुद पता है, उनको नहीं मालूम, वो भी जानते हैं उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जो राष्ट्रहित में हो। राष्ट्रवाद आपको पता ही है, मतलब आज भी नरेंद्र मोदी अपने आप को यहां टिकाए रखने के लिए किसी भी तरह से संसद में डरा धमका करके, कानून पास करवा के, अपने आप को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आजीवन बनाने के लिए इस तरह का बदलाव करके इस कोशिश में लगे हुए। लेकिन वो जानते हैं कि अब नहीं चलेगा, वो समझ चुके हैं। तो इसके बाद देश छोड़ने के अलावा कोई रास्ता बचा कहां है?
लेकिन जाते जाते नरेंद्र मोदी सत्ता आरएसएस को तो देकर नहीं जाएंगे, बीजेपी को भी देकर नहीं जाएंगे। किसको देकर जाने की बात थी बहुत पहले, अब वो धीरे धीरे सामने आ रहा है, जिस पर मेरा अगला वीडियो आपके सामने होगा। रामदेव, नरेंद्र मोदी चाहते हैं, वैसे मैंने कहा कि सारा अंपायर पतंजलि का नरेंद्र मोदी का है और रामदेव तो एक मैनेजर है। अब नरेंद्र मोदी चाहते हैं अगर मेरे हाथ से सत्ता निकले तो मेरे मैनेजर के पास जाए, जिसको मैं अपने तरीके से चला सकूं, अगर मैं कहीं विदेश में भी रहूं तब भी। इट्स प्लान। इस देश को, इस देश के जेनजी को, इस देश के जेन अल्फा को, इस देश की आम जनता को सावधान रहने की जरूरत है रामदेव से और अरविंद केजरीवाल से।